हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर सीख रहे हैं। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन व्हाट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट हेड ऑफ इनकम. This is a residual head of income in the sense that any income not included in the first four heads of income would be treated as income from other sources. ठीक है, फर्स्ट फोर हेड में जो इंक्लूडेड नहीं है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाएगा। तो अब इनकम के फर्स्ट फोर हेड कौन से हैं, तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो डेफिनेशन में ये बोला है, this is a residual head of income in the sense that any income not included in the first four heads, इन ऐसी इनकम जो पहले 4 हेड में इंक्लूडेड नहीं है, पॉइंट 1 to 4, तो ऐसी इनकम को क्या बोला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी ऐसी इनकम जो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल और गेन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी इनकम को क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाएगा। एग्जाम्पल भी है जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट, लॉटरी, पजल्स, कार्ड गेम्स, ये सभी 1 से 4 हेड में आते नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आएंगे और टैक्सेबल होंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है वो भी हम सीखेंगे। जैसे सबसे पहला है ग्रोसिंग अप. ग्रोसिंग अप क्या होता है? ग्रोसिंग अप मीन्स कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम इंक्लूडिंग टैक्स. ठीक है, टैक्स को इंक्लूड करके जो टोटल अमाउंट फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाएगा, ग्रोसिंग अप. इफ द नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड रेट ऑफ टीडीएस इज गिवन, then the process of finding the total amount of income before tax or including tax is called grossing up. यानी सब में अगर आपको नेट इनकम दिया होगा, नेट इनकम पे से आपको क्या करना होगा, ग्रोस इनकम फाइंड करना होगा, तो वो प्रोसीजर जो है उसको क्या बोला जाएगा, ग्रोसिंग अप. उसका फार्मूला भी है, देखो यहाँ पर लास्ट में फार्मूला ऑफ ग्रोसिंग अप. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रोसिंग अप? ग्रोस इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस. टीडीएस की जो रेट है वो 100 में से माइनस करेंगे. तो ये फार्मूला का यूज़ करके आप अमाउंट जो है वो ग्रोसिंग अप कर सकते हैं. रूल्स ऑफ ग्रोसिंग अप. ग्रोसिंग अप कब करना है, कब नहीं करना है. पॉइंट नंबर 1, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डू नॉट ग्रोसिंग अप. जब भी सब में आपको टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दिया हो तो उसका कभी भी ग्रोसिंग अप करना नहीं है. नंबर 2, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़. अगर सब में आपको एग्जाम्पल में टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ दिया जाता है तो उसका ऑलवेज आपको ग्रोसिंग अप करना होगा. ग्रोसिंग अप ऑलवेज भी डन, हमेशा करना ही करना है. नंबर 3, लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़. जब भी सब में ये वर्ड यूज़ होता है लेस टैक्स, तो उस टाइम पे आपको 2 रूल याद रखने हैं. नंबर 1, if the net amount of interest received has been given, then grossing up must be done. सम में अगर आपको नेट इंटरेस्ट दे दिया गया होगा तो उस टाइम पे आपको ग्रोसिंग अप करना है. इफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव बीन गिवन इन द एग्जाम्पल. सम में अगर आपको सिक्योरिटीज का अमाउंट दिया होगा, इंटरेस्ट रेट भी दे दिया गया है, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट एंड डू नॉट ग्रोसिंग अप. यानी वहाँ पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करना होगा, वही ग्रोस इंटरेस्ट होगा, एंड डू नॉट ग्रोसिंग अप. ग्रोसिंग अप करने की ज़रूर नहीं है. तो ये रूल्स है ग्रोसिंग अप के, आपको याद रखने हैं. स्पेसिफिक डिडक्शन. व्हाट इज स्पेसिफिक डिडक्शन? स्पेसिफिक डिडक्शन यानी ऐसे डिडक्शन जो आपको ग्रोस इनकम में से डिडक्ट होंगे, यानी अलाउ है, आप वो माइनस करेंगे. तो स्पेसिफिक डिडक्शन में क्या क्या आता है, देर आर 4 पॉइंट्स इंक्लूडेड इन दिस स्पेसिफिक डिडक्शन. नंबर 1, स्पेशल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट कलेक्शन के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया हो, खर्चा किया हो, तो वो माइनस होगा. एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ डिविडेंड, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड विल नॉट बी डिडक्टेड. ठीक है,
इंटरेस्ट कलेक्शन के जो चार्जेस है वो डिडक्ट होंगे, बट डिविडेंड कलेक्शन के चार्जेस है वो डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नंबर 2, इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग एट्सेट्रा, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एडमिसेबल फ्रॉम इट। आपने प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग लेट आउट किया है, रेंट पे दिया है, तो उस टाइम पे उसके रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और डेप्रिसिएशन जो भी होंगे वो एडमिसेबल होंगे यानी डिडक्ट होंगे। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरो मनी टेकन फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ परचेज करने के लिए अगर आपने लोन ले रखा है, मनी बोरो किया होगा, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी यहाँ पर आपका स्पेसिफिक डिडक्शन में आएगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ शेयर सेल नॉट बी डिडक्टेड। ठीक है, शेयर परचेज करने के लिए अगर आपने इंटरेस्ट लिया होगा, लोन लिया होगा, तो उसका इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दिस अ डिडक्शन ऑफ अप टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनीज ओनली विल बी गिवन। यानी उसके बदले में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इंडियन कंपनी में से आपको जो भी डिविडेंड का इनकम मिला होगा उसका अप टू 20% अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। तो ये 4 टाइप्स के स्पेसिफिक डिडक्शन आपको मिलेंगे। ग्रोस इनकम में से आप ये माइनस करोगे तो आपको टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नो TDS विल बी डिडक्टेड if interest income earned on debentures is ₹5,000 and annual interest income on bank deposit not exceeding ₹10,000 will not be deducted TDS। ठीक है, क्या है पॉइंट्स, डिबेंचर पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता होगा वो लेस देन ₹5,000। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट जो है 5,000 से कम होगा और बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग 10,000 से कम होगा, तो वहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। नंबर 2, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन इनकम और ₹15,000 विच एवर इज लेस इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रहा होगा तो फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस इज डिडक्टेड। If savings account with one name is in the post office, ₹3,500 will be deducted from the interest received. In the case of a joint account यानी more than one name, ₹7,000 will be deducted from the interest received. यानी पोस्ट ऑफिस में आपका सिंगल नेम से अकाउंट है तो 3,500 और जॉइंट नेम से अकाउंट है तो 7,000 रुपया डिडक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट में से। इफ़ द रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड बाय द ऑथर इज लेस देन 25,000, अगर आपको रॉयल्टी का इनकम मिल रहा है और वो 25,000 से कम है, देन डिडक्शन ऑफ 25% ऑफ द इनकम और अ मैक्सिमम ₹5,000 इज अवेलेबल एज अ डिडक्शन ऑफ फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, 25% ऑफ इनकम और 5,000। ठीक है, मैक्सिमम 5,000 इतना आपका डिडक्ट हो जाएगा। ब्रोकरेज ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी डिडक्टेड। आपने जो भी ब्रोकरेज पे किया होगा सिक्योरिटीज़ के बाय और सेल पे वो डिडक्ट नहीं होगा। नो एक्सपेंडिचर और डिडक्शन इज अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम्स लाइक लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, हेयर्स रेस, कार्ड गेम, गैमलिंग, बैटिंग एट्सेट्रा में आपने जो भी खर्चा किया होगा, एक्सपेंस किया होगा, वो अलाउ नहीं है यानी डिडक्ट नहीं होगा। अब लास्ट में गिफ्ट्स का रूल्स देख लेते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट्स मिलते हैं तो कितना टैक्सेबल है, कितना टैक्स फ्री है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इन फॉर्म ऑफ मनी प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्टेड। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज के दिन आपको जो भी गिफ्ट मिले, मनी, प्रॉपर्टी, वॉट एवर वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड, टैक्स फ्री, कितना भी अमाउंट किया ना हो। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स आर टैक्स फ्री वॉट एवर अमाउंट। ठीक है, रिलेटिव से आपको जो भी गिफ्ट मिलेगा टैक्स फ्री होगा, बट रिलेटिव्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में दिया है। तो अगर आपके जो भी रिलेटिव्स है उनसे गिफ्ट मिलता है वो तो टैक्स फ्री, नॉन रिलेटिव्स है तो टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ अ कैश गिफ्ट रिसीव्ड इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अदर देन रिलेटिव, जो आपके रिलेटिव नहीं है उनसे मिलता है, इट टैक्स फ्री अप टू ₹50,000।
एग्रीगेट वैल्यू 50,000 टैक्स फ्री है, ठीक है। इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ अ कैश गिफ्ट रिसीव्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अदर देन रिलेटिव एक्सीज द लिमिट ऑफ ₹50,000 देन द होल अमाउंट ऑफ कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल। अगर आपको जो भी गिफ्ट मिलता है 50,000 का वैल्यू क्रॉस कर जाता है, उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल है। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी में दो टाइप के होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल होता है, मूवेबल भी होता है, ठीक है। इमूवेबल यानी लैंड, हाउस, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा विदाउट कंसिडरेशन मिलता है और विद एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज टैक्सेबल इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000। इफ property's value is rupees more than rupees 50,000 then the stamp duty value is taxable with inadequate consideration, यानी आपने एक्सचेंज में कंसिडरेशन तो पे किया बट वो अधूरा हो, इनएडिक्वेट हो तो क्या। द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन वैल्यू इज टैक्सेबल टू द रिसिप्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। यहाँ पर दो कंडीशन दिया है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन वैल्यू का जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल होगा। कौन कौन से कंडीशन है? नंबर 1, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सेड टू 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन अमाउंट। डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन वैल्यू इज मोर देन ₹50,000। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो टैक्सेबल। नंबर 5, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। ये जो पॉइंट नंबर 4 था ई मूवेबल था, पॉइंट नंबर 5 जो है वो मूवेबल है। तो मूवेबल में भी देखो दो पॉइंट्स है, विदाउट कंसिडरेशन विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन टोटली आपको फ्री में मिलता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्सेबल इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का आपको प्रॉपर्टी मिलता है तो टैक्सेबल। विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, आपने कंसिडरेशन तो पे किया बट वो इनफ नहीं है, अधूरा है। The fair market value of the property is more than 50,000, then the remaining amount is taxable after deducting consideration price from the market value. अगर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू में से कंसिडरेशन प्राइस लेस करो, ठीक है, और वो टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, if any compensation is received, it is taxable in the year of receipt and a deduction of 50% is allowable from it. अगर आपको कोई कंपेंसेशन मिलता है, ठीक है, मान लो कि आपकी लैंड है, हाउस प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो उस टाइम पे जो ईयर में उन्होंने एक्वायर कर लिया तो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है, तो कंपेंसेशन मिलेगा। तो जो भी कंपेंसेशन मिलेगा जिस भी ईयर में मिलेगा वो ईयर की टैक्सेबल इनकम में आएगा, बट 50% आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। लास्ट पॉइंट, items like car, wristwatch, etc. are not included in the properties according to section 56(2)(7) of Income Tax Act. Therefore, gift of such items are not taxable. ठीक है, कार, रिस्ट वॉच जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइंस इश्यू किया है वो प्रॉपर्टी की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको प्रॉपर्टी माना जाता नहीं है। तो वो भी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सम करते टाइम पे आपको ध्यान में रखने हैं।